हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा गॉस लॉ का सेकंड लेक्चर है। आज हम गॉस थ्योरम का डिस्कशन करेंगे। कल हमने फ्लक्स का डिस्कशन किया था। ओके, आप गॉस लॉ के पहले ज़रा एक पॉइंट और नोट कर देना कि जो फ्लक्स आपने कल लिखा था, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया फ्लक्स अपॉन एरिया। हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आए तो वो समझ लें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो प्लेन सरफेस के लिए ये फार्मूला यूज़ किया है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि एरिया से डिवाइड कर दिया ना, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा जाए तो समझ लेना कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही पूछ रहा है। ठीक, अब आप हेडिंग डालें गॉस थ्योरम। देखिए, हमने कल जो फ्लक्स के टाइप पढ़े थे उनमें क्लोज्ड सरफेस के लिए आपने फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा था ई डॉट डी। ठीक, गॉस थ्योरम ये है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में, मान लीजिए ये सरफेस क्लोज्ड है। क्लोज सरफेस का मतलब है कि स्फेरिकल बॉडी, सिलिंड्रिकल बॉडी, जरूरी नहीं शेप्ड बॉडी हो, डिशेप्ड बॉडी भी चलेगी, बस सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए, यानी बंद होना चाहिए चारों तरफ से, और 3D में है, प्लेन नहीं है, ठीक, सर्कुलर नहीं है। तो ये आपका, इसके अंदर अगर कोई चार्ज क्यू है, जो भी टोटल चार्ज हो, तो ये जो क्लोज्ड सरफेस है उसके लिए जो फ्लक्स होता है वो इसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। इसको फ्लक्स आपका टोटल, ये तो होता ही है, ये कल हमने पढ़ा था ई डॉट डी है। और यही एक क्लोज्ड सरफेस के लिए अगर उसके अंदर चार्ज क्यू है तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। बहुत जगह बुक्स में क्यू इन लगा देते हैं। क्यू इन का मतलब इनसाइड जो चार्ज क्यू है। ये गॉस लॉ का फार्मूला है। इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज सरफेस के लिए, या फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब आप स्टेटमेंट पहले नोट करें। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल electric flux through a closed surface enclosing a charge is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface. The charge enclosed by the surface, यानी total electric flux through a closed surface enclosing a charge is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface। और नीचे आप सीधे फार्मूला को नोट कर दें। गॉस थ्योरम जो है वो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये टोटल फ्लक्स आपका है। ध्यान रहे कि फ्लक्स किसी प्लेन सरफेस के लिए भी डिफाइंड है, लेकिन गॉस लॉ केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए है, सबके लिए नहीं। समझ गए ना? सभी के उस पर जो है वो वैलिड है। अब यहाँ पर जो गॉस लॉ भी बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, उससे यहाँ पर इसका एक आप स्टेटमेंट और नोट करें पहले। देखिए, इफ ए क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजेस, इफ ए क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजेस ए चार्ज, देन सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड, द चार्ज इनक्लोज्ड। अब हम बहुत सारे केस में आपको फ्लक्स निकालना सिखाएंगे और साथ में गॉस लॉ से रिलेटेड पॉइंट, जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हैं, उनका हम डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए, कोई भी सरफेस, जैसे ये आपने सरफेस बनाया, इसमें चार्ज क्यू है, ये सरफेस S1 है। अब एक सरफेस और हमने इसके बाद बना दिया, ये सब स्फेरिकल है,
ये भी स्फेरिकल, ये भी सर्कुलर नहीं है S2। तो जो फ्लक्स होगा वो S1 से रिलेटेड वो भी Q अपान एप्सिलॉन नॉट है, और S2 से रिलेटेड वो भी Q अपान एप्सिलॉन नॉट है। तो फ्लक्स फॉर S1 Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स फॉर S2 जो फ्लक्स होगा ये S1 के लिए, ये S2 के लिए, ये भी Q अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज है इसके अंदर भी Q बना है और S2 के अंदर भी Q बना है। हमने यहाँ बीच में कोई चार्ज नहीं रखा है। दूसरा पॉइंट, धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ चार्ज Q1 है, यहाँ चार्ज Q2 है, ये सरफेस S1 है, ये S2 है। आपको केवल इनसाइड का टोटल चार्ज लेना है। तो फ्लक्स S1 से, S1 के अंदर कितना चार्ज है Q1, तो Q1 अपान एप्सिलॉन नॉट। S2 के अंदर कितना चार्ज है Q1 प्लस Q2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपान एप्सिलॉन नॉट। समझ गए होंगे बात। इसी का एक एग्जाम्पल ले लें। मान लीजिए यहाँ पर 10 कूलाम चार्ज है। यहाँ पर धीरे धीरे हम टिपिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ -3 कूलाम, ये सरफेस S1 है, ये S2 है, तो फ्लक्स S1 सरफेस है, कितना होगा 10 अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल दी जाएगी, वो आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है 10 कूलाम, C लिखा है ये, ठीक। अब S2 सरफेस से, ये वाले से, तो 10 में से -3 को निकाल दें, 7 अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और यूनिट जरूर लिखना, वहाँ पर वोल्ट मीटर लिख देना, जो भी वैल्यू आए उसे वोल्ट मीटर में, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में लिखिए ए पॉइंट चार्ज Q, ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ Q। ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ Q। बहुत कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड में, और न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं चैप्टर में इसके ऊपर। एक क्यूब है, उसके ठीक सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है। ये देखिए हमने क्यूब बना दिया ये, और इसके ठीक सेंटर पर, जैसा तुम्हारा आपका रूम है उसमें सेंटर पर Q चार्ज रख दो, तो इसमें टोटल फ्लक्स कितना होगा 5 टोटल फ्लक्स इन द क्यूब, ठीक। ये होगा नेचुरल है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब एक फेस से, इसमें कितने फेस हैं 6, ठीक है ना। तो जैसे ये फेस है ABCD, ये EF, ये ऊपर वाला फेस बन गया, ठीक है, 4 साइड वाले फेस हैं। तो ये चार्ज सेंटर पर है, इसलिए इसमें जो एक में फ्लक्स होगा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक फेस से फ्लक्स पासिंग थ्रू सिंगल फेस, कोई भी एक फेस हो तो Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी वो जितने भी फेस हैं उनमें से लाइन बराबर जाएंगी। जैसे आपने मान लो सेंटर पर, ऐसे कंपेयर कर लो कि बीच में यहाँ सेंटर पर एक बल्ब रख दिया, तो उससे जो लाइट की रेस निकलेंगी वो सभी फेस से बराबर जाएंगी। तो एक फेस से, कोई भी फेस हो, उससे जो फ्लक्स होगा वो 1/6 हो जाएगा। एक फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ लाइन, ठीक है ना। गॉस लॉ टोटल के लिए भी है, टोटल के लिए ही निकाला है ये, लेकिन एक फेस में आप डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये चार्ज सेंटर पर ना हो, जैसे आप अपने रूम के अंदर बल्ब को सेंटर पर रखें और रूम क्यूबिक हो, क्यूब में है, तो फिर सभी फेस पर रेज बराबर जाएंगे। लेकिन अगर आप बल्ब को एक फेस के कारण पास में ले आएँ, एक दीवार के,
तो वाल के पास में ले आएँ तो क्या होगा, उससे लाइट ज़्यादा जाएगी। तो अगर आप इस चार्ज को सेंटर से हटा देंगे तो फिर जिस वाल के पास में लाएंगे उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास होंगी, तो उसमें फ्लक्स ज़्यादा होगा। वो यहाँ इजीली कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। आप अगर सेंटर पर है तो सिमेट्री से इसको 1/6 कर सकते हैं। अगर सेंटर से हटा देंगे तो टोटल फ्लक्स तो इतना ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो चार्ज इनक्लोज्ड लेते हैं गॉस लॉ में, लेकिन एक फ्लक्स से फिर इतना नहीं रहेगा, फिर किसी पर कम होगा, किसी पर ज़्यादा होगा। और एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ये दोनों सेम है। मान लो इसकी साइड ए है और तो इसकी हाइट कितनी होगी सरफेस से, वो a/2 होगी, सभी साइड ए है। तो एक क्वेश्चन ये भी देते हैं, ठीक से समझ लेना, ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड ए है और इसके सेंटर से a/2 हाइट पर एक चार्ज q रख दिया है। सेंटर से a/2 हाइट, ये हमने देखो a/2 बना रखा एरो लगा के, एक स्क्वायर है, उसके सेंटर से a/2 हाइट पर एक चार्ज q रख दिया है यहाँ पर, ठीक है, चार्ज q प्लेस्ड, ठीक है ना, एट ए हाइट a/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो तब भी इसमें फ्लक्स q/6ε0 होगा। क्यों? देखो डायरेक्ट इसमें गॉस लॉ नहीं आप लगा सकते हैं, पहले से क्लोज कीजिए। गॉस लॉ किसके लिए है? क्लोज सरफेस के लिए। तो पहले से क्लोज कर लो, क्लोज सिमेट्रिकली करें, ऐसे क्लोज करें कि जो चार्ज रखा हुआ है वो सेंटर पर आ जाए, तो क्यूब बन जाएगा। समझ गए ना? इससे ये बन जाएगा। तो एक फेस पर जो फ्लक्स यहाँ होगा वही यहाँ से इसमें भी आएगा। अगर यहाँ पर कोई आप चार्ज रखते हैं तो उससे जो नंबर ऑफ लाइन से निकलेंगी, जो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे वही कैलकुलेशन यहाँ पर होगा। इसलिए स्क्वायर में जो फ्लक्स होगा वो सीधे आप q/6ε0 होगा। अगर कभी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो पहले क्यूब बनाकर दिखा दें कि टोटल फ्लक्स इतना होगा, फिर उसे 6 से डिवाइड कर लें और दिखा दें कि एक फेस पर फ्लक्स q/6ε0 होगा। तो हम समझते हैं आप क्यूब वाला जो क्वेश्चन है वो पेपर में भूलेंगे नहीं। ओके, अब और केस लेते हैं, पहले सिंपल। देखिए, मान लो जैसे यहाँ पर कोई हेमी स्फीयर रखा है, ये हमने हेमी स्फीयर रख दिया, ये हेमी स्फीयर है। अब इसके केस समझें, अगर कोई चार्ज बाहर है तब फ्लक्स इसमें 0 होगा, क्योंकि चार्ज अंदर है ही नहीं। ठीक, चार्ज इनक्लोज्ड होना चाहिए क्लोज सरफेस से, अगर बाहर है तो फिर फ्लक्स उससे एसोसिएटेड नहीं होगा। अगर इसी हेमीस्फीयर में हम चार्ज को अंदर रख दें, यहाँ पर अंदर ले आए, तब इसमें जो फ्लक्स होगा, ये सभी हेमीस्फीयर है ध्यान रखना, तो इसमें जो फ्लक्स होगा वो q/ε0, क्योंकि चार्ज अंदर q है, q चार्ज इनक्लोज्ड है, इसलिए इसमें जो फ्लक्स होगा वो q/ε0 होगा। समझ गए ना? अब अगर मान लीजिए कि यही चार्ज, बहुत ठीक से समझना फ्लक्स को, जो है ठीक इसके सेंटर यहाँ रखा हुआ है, ठीक बिल्कुल सरफेस पर, और क्लोज्ड होना चाहिए सरफेस चारों तरफ से बंद। अब ये चार्ज जो है वो ना अंदर है और ना बाहर है, बिल्कुल सरफेस पर है। ऐसे में क्या करते हैं कि पहले चार्ज को सेंट्रलाइज्ड करो, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई चार्ज हम रख देंगे तो आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें अंदर जाएंगी और हाफ लाइनें बाहर चली जाएंगी। यहाँ पर सारी लाइनें अंदर रहेंगी और यहाँ अगर कोई लाइन जाएगी अंदर तो वो बाहर भी निकल जाएगी। इसीलिए यहाँ फ्लक्स नहीं होता आउटसाइड के लिए, क्योंकि अगर कोई लाइन यहाँ से गई इधर को तो ये इनकमिंग भी होगी तो साथ में आउटगोइंग भी होगी। समझ रहे होंगे बात? आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, इनकमिंग नेगेटिव, तो कुल मिला के फ्लक्स 0 होगा, इसलिए बाहर के चार्ज जो है वो फ्लक्स में नहीं आता है। तो यहाँ पर इसका रूल ये होता है कि जो चार्ज अगर सरफेस पर है तो इसको सेंट्रलाइज्ड कर लो, ये तब इसमें टोटल फ्लक्स कितना होगा? q/ε0। तो फिर हेमी स्फीयर में फ्लक्स कितना होगा? q/2ε0।
समझ गए होंगे। यानी क्वेश्चन इतना है ये, ठीक। इसको क्या करते हैं, इसे क्लोज्ड कर लेते हैं और यहाँ पर चार्ज आपका Q हो गया, इसमें फ्लक्स होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें फ्लक्स होगा Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तीनों केस ढंग से समझ गए होंगे। इसमें चार्ज बाहर है तो फ्लक्स 0, इसमें अंदर है तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट, इसमें सरफेस पर है तो इसे पहले सेंट्रलाइज्ड करो। समझ में आ गई होगी बात। जैसे हमने अभी एक स्क्वायर के बताया था कि स्क्वायर के अगर a/2 पर चार्ज Q है तो उसे सेंट्रलाइज्ड कर लिया है, यानी कोई ऐसा पूरा सिस्टम बनाइए जिससे कि चार्ज सेंटर पर आ जाए। जैसे मान लो ये हमारा सिलेंडर है और हमने ये खुला है, यहाँ पर हमने यहाँ पर चार्ज Q रख दिया, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि इसको सेंट्रलाइज्ड करो, क्योंकि आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेकार चली गई। अब आपने इसको डॉटेड करके बंद कर लिया, ये सिलेंडर बना लिया, तो इसमें जो फ्लक्स होगा वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। तो हाफ सिलेंडर में फ्लक्स कितना होगा, अब नेचुरल आप समझ गए होंगे। इसमें जो फ्लक्स होगा वो Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा समझ में आया होगा कि हम कैसे सेंट्रलाइज्ड करके हम फ्लक्स को जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि जब Q अपान एप्सिलॉन नॉट आप लगाते हैं तो ये फार्मूला केवल किसके लिए वैलिड है, क्लोज्ड सरफेस के लिए, और सभी सरफेस के लिए ये वैलिड नहीं है। केवल क्लोज सरफेस के लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। जरा क्वेश्चन के उसको समझना। ये हमारा एक रिंग है और इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, रिंग है पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसका ये सेंटर है, ठीक। इस रिंग का इतना पार्ट ये स्फीयर है, इसके अंदर है, दोनों की रेडियस इक्वल है, बराबर बनाना आप ध्यान दें। ये रिंग है और रिंग में चार्ज हमने पॉजिटिव दे दिया और ये स्फीयर है। हमको इसकी ये सेंटर, इसका रिंग का सेंटर O1 है और स्फीयर का सेंटर O2 है, ये इसके सरकमफ्रेंस पर आता है और ये O1 किसके सरकमफ्रेंस पर है, स्फीयर के, यानी O1 सेंटर ऑफ रिंग है और O2 सेंटर ऑफ स्फीयर है। आ गई होगी बात समझ में, ठीक। अब हमें फ्लक्स निकालना है स्फीयर में, तो स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है वो लेना पड़ेगा। टोटल चार्ज रिंग में Q है, टोटल चार्ज ऑन रिंग Q है, तो ये चार्ज कितना होगा इतने पार्ट में, क्योंकि इतना पार्ट हमारा स्फीयर के अंदर है। समझ गए ना, कौन सा पार्ट, A O2 और B, ठीक। देखिए पार्ट ऑफ रिंग AO2B इज इनसाइड स्फीयर, इनसाइड स्फीयर। तो कितना चार्ज होगा इसमें, देखिए समझने की कोशिश करें। इसका ये सेंटर है, इसको यहाँ मिला दीजिए, ये पूरा सर्किल अपने सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो 360 है, और AO2B जो सेंटर पर एंगल बनाएगा, चेक करें, O1A O1B ये रेडियस के इक्वल होगा, रेडियस R ले लेगा, दोनों की रेडियस इक्वल है, ठीक। ये R होगा, ये भी R होगा, ठीक। इसको मिला दें, ये मिला दें, ये भी रेडियस R है और ये भी R होगा, तो ये कितना एंगल हुआ, 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक से समझ लेना, ये भी रेडियस है क्योंकि ये सेंटर है, ये सरकमफ्रेंस है और दोनों की रेडियस इक्वल है, तो ये भी 60 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री। कौन बना रहा है 120 डिग्री, AO2B सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो 120 डिग्री है।
तो अब चार्ज आप सिमेट्री मेथड से निकाल दें। टोटल चार्ज Q सेंटर पर कितना बना रहा, 360। तो AO2B का जो चार्ज है वो सेंटर पर कितना बना रहा, 120। तो यूनिटरी मेथड से चार्ज का कैलकुलेशन कर लें। टोटल चार्ज Q में 360 को डिवाइड कर दें, 120 मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ गया Q/3। तो अब फ्लक्स लिख लें। तो फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0। तो Q/3ε0 ये बन गया फ्लक्स। अच्छा है, छोटा सा क्वेश्चन ध्यान रखना। रिंग है चार्ज्ड, उसको एक स्फीयर के अंदर ये रख दिया गया है, उसका थोड़ा सा पार्ट स्फीयर के अंदर है। हम नोट भी करा दे रहे हैं, लिख लो। ए चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस R। ए चार्ज Q is distributed uniformly on a ring of radius r. A sphere of equal radius r is distributed with its center on the periphery of the ring. Find the flux through the surface of a sphere. ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगर डाउट लगे तो फिर बताना, फिर समझाएंगे। वैसे समझ में आ जाना चाहिए, हमने बहुत स्लो और कोशिश की है ठीक से समझाने की आपको। जो स्फीयर के अंदर रिंग का पार्ट है वो पार्ट 120 डिग्री एंगल बना रहा है, इसलिए वो पार्ट 1/3 चार्ज होगा जो चार्ज स्फीयर के अंदर है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। एक हमारा क्यूब है, ये क्यूब। अभी जो क्वेश्चन किया था इसके पहले, उसमें चार्ज जो था वो आपका अंदर था, अब की बार चार्ज कॉर्नर पर है। ठीक, इसके नाम जरूर डालना है यहाँ, ABCDEFGH। अब इसमें फ्लक्स निकालना है। देखिए, अगर यहाँ पर कोई अगर चार्ज आप कॉर्नर पर रख देंगे तो इससे तो बाहर निकल जाएंगी बहुत सारी लाइनें। हमें केवल इसमें फ्लक्स एसोसिएटेड निकालना है, ठीक है ना। आप कोई भी अगर क्यूब लेते हैं, ये तो खैर क्यूब नहीं है, यहाँ पर अगर चार्ज कोने में रख देंगे तो ये लाइनें देखिए बाहर निकल जाएंगी। यहाँ बल्ब रख दो तो लाइट सब बाहर निकल गई, थोड़ी सी लाइट जाएगी अंदर। तो पहले क्या करते हैं, जो चार्ज आपको गिवन है, हम पहले उस चार्ज को सेंट्रलाइज्ड करते हैं। सेंट्रलाइज करने का मेरा मीनिंग ये है कि चार्ज को यहाँ ऐसे सिस्टम बनाइए, इसको बंद कीजिए कि चार्ज सेंटर पर आ जाए उसके। तो कितने क्यूब रखें कि ये सेंटर पर आ जाए, थोड़ा ध्यान देना। 4 क्यूब नीचे रखें और 4 उसके ऊपर, क्योंकि अगर नीचे आपने 4 क्यूब रखे तो क्या होगा, ऊपर ये हाफ खुला रहेगा। तो 4 क्यूब इसके ऊपर रखो तो ये पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। अब समझ गए होंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपकी बुक है और यहाँ पर चार्ज रखा है, तो एक बुक यहाँ रखिए, एक यहाँ रखिए, ठीक है ना, ये 2 और 2 यहाँ पर, तो ये 4 बन जाएंगी। ठीक, फिर 4 इसके ऊपर रखिए तो ये चार्ज बिल्कुल बीच में आ जाएगा। बस ये क्यूब होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। तो फिर इस क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हुआ, पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज 2 लाइन नोट कर दें। लिखिए, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। क्यूब में भी निकालेंगे और फिर फेस में भी निकालेंगे इसके। लिखिए, एट ए कॉर्नर 8 cube can be placed symmetrically. 8 cube can be placed symmetrically. Flux linked with each cube. Flux linked with each cube. एक क्यूब से फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब Q/8ε0। ठीक, यहाँ पर ऊपर लिख देना 8 क्यूब प्लेस्ड सिमेट्रिकली।
8 क्यूब प्लेस्ड सिमेट्रिकली, ठीक, इससे चार्ज सेंट्रलाइज्ड हो गया। अब थोड़ा आगे समझने की कोशिश करें। देखिए, जब यहाँ चार्ज कॉर्नर पर रखेंगे तो 3 फेस, एक फेस जो इस चार्ज से अटैच हैं, एक फेस ऊपर वाला नाम पढ़ रहे हैं GHEF, वो इस कॉर्नर से अटैच है, दूसरा ABHG, और तीसरा ये पीछे वाला ADFG, ये इससे पास हो रहे हैं। इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो इनके पैरेलल होंगी, इसलिए इनसे फ्लक्स जीरो होगा। यहाँ पर देख लें, अगर इस जगह कोई भी आप चार्ज रख देंगे या बल्ब रख दो तो उससे जो रेज निकलेंगी वो इसके पैरेलल होंगी, क्योंकि रेज ऐसे जाएंगी, इसके पैरेलल होंगी, ऐसे भी जाएंगी, लेकिन हमें तो इस फेस पर देखना है, तो इसके ऐसे निकलेंगे, वो रेज पैरेलल होंगी और इसके भी पैरेलल होंगी। इसलिए जो फेस जहां आपने चार्ज रखा है उससे कनेक्टेड जो 3 फेस होंगे उनमें फ्लक्स जीरो होगा, और बचे 3 फेस उनमें 1/3 डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो 3 फेस लिखिए, पहले लैंग्वेज नोट करें। देखिए, नाउ फॉर फेस पासिंग थ्रू कॉर्नर, नाउ फॉर द फेस पासिंग थ्रू कॉर्नर at which charge is placed, electric field will be parallel to the area of the surface, hence flux through this surface will be zero. Remaining 3 phase flux will be identical, it means Q/24 एप्सिलॉन नॉट। हम फ्लक्स सरफेस के नाम लिख दे रहे हैं। फॉर सरफेस देखिए नाम GHEF, कॉमा ऊपर वाला GHEF, अब पीछे वाला फेस GFDA, कॉमा ये वाला फेस हो गया, और एक फ्रंट वाला, पहले हमने G इसीलिए GHBA, फ्लक्स विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके पैरेलल होंगी, फ्लक्स विल बी जीरो। फॉर अदर 3 फेस, फॉर अदर 3 फेस कौन कौन से, इन्हें छोड़ दें। एक तो बेस वाला जिसमें G का नाम ना आए, बस ADCB, ठीक, ये HECB, और एक पीछे वाला EFDC, G नहीं आना चाहिए नाम, ठीक, यानी कि कॉर्नर इनक्लोज्ड नहीं होना चाहिए। इनके लिए जो फ्लक्स है वो 1/3 कर दें, यानी कि Q/24 एप्सिलॉन नॉट। हमने कोशिश की है आपको ठीक से समझाने की, जिस कॉर्नर पर चार्ज रखा हो, ठीक, जिस फेस पर उस कॉर्नर से अटैच है जो फेस, उसमें फ्लक्स जीरो, बाकी अदर फेस में 1/3 से डिवाइड कर दें। तो क्या किया, पहले चार्ज को सेंट्रलाइज्ड किया 8 क्यूब रखकर, 1 क्यूब पर फ्लक्स होगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने इनको अलग अलग फेस पर निकाला है, ठीक। फ्लक्स से रिलेटेड जो ये चार्ज रखे गए, 2 तरह से फ्लक्स निकाला जाता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, जो कल निकाले थे हमने, तो E.ds से निकाल लेते हैं। दूसरा मेथड होता है, अगर चार्ज गिवन है तो फिर गॉस लॉ से, ये क्लोज सरफेस के लिए लगेगा। ओपन सरफेस क्लोज में निकाल के और बाद में सिंगल सरफेस के लिए निकाल लिए जाते हैं। तो कुछ समझ में आए होंगे। E.ds भी फ्लक्स है और Q/एप्सिलॉन नॉट से भी निकलेगा, ठीक। E.ds में ओपन सरफेस भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर केवल क्लोज्ड सरफेस ही होगा। अब जरा और क्वेश्चन देखें। देखिए, ये एक हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर जरूर लिख लेना, नहीं तो पता लगे कि हाफ सर्किल बना दिया। हेमीस्फीयर है और इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसमें चार्ज नहीं दिया है तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई ऐसी हैं, हॉरिजॉन्टल है। इसमें 2 सरफेस हैं, एक ये प्लेन सरफेस है, दूसरा कर्ड सरफेस है। प्लेन
इसका रेडियस r ले लो, प्लेन सरफेस, ठीक। और दूसरा सरफेस कौन सा है? कर्व है, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो इसमें फ्लक्स पूछा है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपको जिस सरफेस के लिए इजी पड़ रहा हो पहले वो लगाएं। तो पहले प्लेन सरफेस पर देखना, प्लेन सरफेस में फील्ड तो इधर है और एरिया किधर होगा? नीचे डाउनवर्ड। कल एरिया समझाया था यूनिट वेक्टर, थीटा कितना है? 90। ठीक से देख लें, थीटा 90 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि थीटा 90 है। तो हम प्लेन सरफेस को P से लिख दे रहे हैं, प्लेन सरफेस में फ्लक्स जीरो। क्यों? क्योंकि थीटा 90 है। इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। समझ गए ना? यहाँ कोई चार्ज अंदर नहीं है, इसका मतलब इसमें नेट फ्लक्स जीरो होगा। तो यहाँ टोटल फ्लक्स भी जीरो होगा। तो टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगा? प्लेन सरफेस पे जितना फ्लक्स है और कर्व पर जितना है, ये भी जीरो है, प्लेन में भी जीरो है, तो कर्व सरफेस पर भी फ्लक्स जीरो होगा। और यहाँ एक मेथड और है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये हाफ सरफेस के लिए, ध्यान देना, इतने सरफेस के लिए ये इनकमिंग है और ये कैसे? इधर आउटगोइंग। इधर सरफेस के लिए इनकमिंग और इस वाले सरफेस के लिए आउटगोइंग, इसलिए दोनों कैंसिल हो गई, ठीक। इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, इसलिए भी नेट जीरो हो गया। इसी का हम हेमीस्फीयर का एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने हेमीस्फीयर बनाया। देखिए ये हेमीस्फीयर वही है, सेम उसी के पार्ट हैं क्वेश्चन के। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्टिकली दिया हुआ है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और उसमें एक हेमीस्फीयर रख दिया, उसकी रेडियस r है, ये हेमीस्फीयर है। अब आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है टोटल प्लेन सरफेस से भी और कर्व्ड सरफेस से भी। तो कौन सा इजी पड़ेगा आपको? इजीली प्लेन सरफेस का। प्लेन में एरिया का डायरेक्शन डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? अपवर्ड। तो प्लेन सरफेस से ई ए कॉस 180 इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया पाई आर स्क्वायर है और ये माइनस हो जाएगा। ये प्लेन सरफेस के लिए बन गया। इसमें कोई चार्ज नहीं है, नेट फ्लक्स जीरो होगा। वैसे भी इधर से इनकमिंग है और बाहर को आउटगोइंग है, ठीक। तो कर्व्ड सरफेस से टोटल फ्लक्स जीरो है, टोटल जीरो। इसका मतलब जो कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स होगा वो इसका अपोजिट होगा, यानी प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, जिससे टोटल जीरो हो जाए। आ रही होगी बात समझ में? ठीक है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली ऐसे दिया हुआ है, ठीक। इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है जो सरफेस टेंशन में पढ़ाते हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम थोड़ा सा बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये आसान मेथड है, ठीक है ना? अगर इससे समझना बहुत आसान है। देखिए जो जैसे आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, आप अगर एक एक जगह पर देखें तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है वो ये होती है, ये वाली, है ना? ये यहाँ पर इसका, ये यहाँ पर ऐसे होती लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन। ये जो कर्व्ड सरफेस है ये वाला, इसमें अगर आप निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एरिया आएगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसका प्रोजेक्शन एरिया लिया जाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ रहा है वो यहाँ पर ये वर्टिकली अपवर्ड है। तो कर्व्ड सरफेस पर जो है ये आप अगर यहाँ पर ध्यान देंगे
तो अगर एंगल यहाँ पर देखेंगे, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा और एक कंपोनेंट जो है इसके वो टेंजेंशियल में जाएगा, ठीक है ना। तो जो आप सरफेस टेंशन में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो वर्टिकली जा रहा है वो इसके ऊपर प्रोजेक्शन एरिया लिया जाएगा, किसका, हेमीस्फेयर का। तो हेमीस्फेयर का जो प्रोजेक्शन एरिया होगा वो ये सरफेस एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर फ्लक्स E इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम थोड़ा टिपिकल है, आपको जो सरफेस टेंशन हो उसमें लेते हैं कंपोनेंट में। अब आप यहाँ पर दूसरा इसका मेथड वो दिखाते हैं, एक और एग्जाम्पल। यहाँ पर एक हेमीस्फेयर, सेम हेमीस्फेयर है, ऐसे लीजिए। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो ऐसे गिवन है, ये ऐसे गिवन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, और रेडियस वही आर है। इसमें नेचुरल है कि कर्ड सरफेस से निकालना आसान है, क्योंकि कर्ड सरफेस से थीटा 0 है। एरिया का डायरेक्शन इधर ही होता है, अभी बताया था, एरिया का डायरेक्शन भी यही होगा। तो फॉर कर्ड सरफेस पाई सी लगा दिया कर्ड के लिए, थीटा 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया इसका कितना होगा, ये हेमीस्फीयर है तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और cos 0, तो ये बन गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ई, इतना आया कर्ड के लिए। और प्लेन के लिए इसका नेगेटिव, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, गिवन नहीं है चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल दिया है कि इस टाइप से क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। तो यहाँ पर माइनस ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, समझ गए, जिससे कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो आपका 0 जाएगा। तो समझ गए होंगे आप यहाँ पर, ठीक। इसके बाद कुछ फ्लक्स के जो निकालने के एग्जाम्पल हैं वो काफ़ी टिपिकल होते हैं, उनको हम लोग जो है वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे अलग किसी लेक्चर में, जो बहुत हार्ड है, जो जनरल बोर्ड के पर्पज के हैं। ये सभी एग्जाम्पल जो हमने आपको कराए हैं ये बोर्ड के सिलेबस में है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको आपको तैयार करना है, ठीक। यहाँ पर एक और लेते हैं, एक स्फेयर है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, ये स्फेयर है, इसके सेंटर से एक लाइन चार्ज पड़ा हुआ है। लाइन चार्ज का मतलब समझते होंगे, एक वायर है उसमें ये ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये इसका सेंटर हो गया। तो हमें हमारा जो पर्पज है ये स्फेयर है, वो पर्पज ये है कि इसके अंदर कितना चार्ज है केवल। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है तो इसकी लेंथ निकाल ली जाए, रेडियस दी हुई है, ठीक। ये आर है, ये भी आर है, ठीक। इससे यहाँ पर ऐसे ये परपेंडिकुलर डाल दें, क्वेश्चन नोट करें डायग्राम, ठीक। एक्स वाई जेड एक्सिस दिए हुए हैं, लेंथ दी हुई है, और ये जो रॉड एंगल बना रहा है ये 120 डिग्री गिवन है, यानी ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। फिर कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर साइन 60 लगाइए, ये लेंथ ले लो L1, तो साइन 60 L1 बाई आर, तो L1 इज इक्वल टू आर साइन 60 यानी √3/2। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, इसकी डबल कर दो, टोटल लेंथ डबल। इस टाइप तक क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। ये L1 है तो टोटल लेंथ A से B तक, ये O ये C, AC L1 है तो टोटल हो गई डबल इसकी 2L1। तो कितना हो गया लेंथ R√3। अब लेम्डा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लेम्डा होगा जो टोटल चार्ज होगा, Q इन लिख दे रहा है, अपॉन लेंथ, लेंथ टोटल कितनी लेंथ A से B तक, तो Q इन हमें निकालना है, लेंथ AB है R√3, तो इनसाइड जो चार्ज है वो R लेम्डा R√3 आया। अब फ्लक्स, फ्लक्स सीधे Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो लेम्डा R√3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
समझ गए होंगे। आप किसी रॉड के अंदर कोई भी क्लोज्ड बॉडी हो, उसके अंदर अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो सीधे आप जो हैं यहाँ पर उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर देख लें कि टोटल चार्ज कितना है। ठीक, तो इस तरह तक के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आप जरूर तैयार करना, ये आ सकते हैं क्वेश्चन। तो ओके स्टूडेंट, हमने गॉस लॉ का डिफिनीशन और कुछ केस आपको जो फ्लक्स निकालने के हैं वो सिखाए हैं सिंपल। ठीक, आगे के केस हम नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे। ओके, मिलते हैं फिर।